क्या कभी आपने गौर किया कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी 95%, 98%, 99 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंटेज आ जाती है। आप सोचते होंगे उनको देख कर के ये दिन रात पढ़ते होंगे ना। या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो कम मेहनत करते हैं लेकिन हाईएस्ट मार्क्स वो लेकर आते हैं हमेशा। ऐसा होता कैसे है और क्या वो तरीके हो सकते हैं जिससे हमारे भी नंबर ऐसे आ जाएं। तो आज के ये जो वीडियो होने वाला है, हम इसी बात के लिए कोशिश करेंगे कि आपके साथ में कुछ बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर सकें, सो दैट हम भी शायद उस कैटेगरी में इन्वॉल्व हो जाएं जिस कैटेगरी की हमने अभी शुरुआत में बात की। देखो, कभी भी कोई एक बच्चा हर तरीके से अच्छा हर एक सब्जेक्ट में नहीं हो सकता, या मैं ये भी कहूँ कि अगर उसने हर जगह पर तैयारी की है, हर सब्जेक्ट में उसने अपना बेस्ट दिया है, हर तरीके से उसने अपना बेस्ट दिया है, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। बट हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारी जो हार्ड वर्क है वो कम हो जाता है, हमारा स्मार्ट वर्क ओवरली, मतलब उसको हमें हमारा जो रिजल्ट है उसको अपग्रेड करने में मदद करता है। तो आज ये जो सारा ये सेशन होने वाला है, इट इज़ ऑल अबाउट द स्मार्टेस्ट वर्क जो हमें अब करना है, जो हम लास्ट मोमेंट पर आ गए। इंग्लिश में एक फेजल वर्ब है 11th आवर, एट द 11th आवर, मतलब बिल्कुल ये लास्ट मोमेंट की जो हमारी पढ़ाई है उसके अंदर हमें क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। अब ये सेशन जो होने वाला है उसी के रिलेटेड है। आप ये मान के चलिएगा इसमें कुछ हम टिप्स एंड ट्रिक्स पे बात करेंगे, कुछ टिप्स हमारी तरफ से आपके लिए होगी जो एग्जामिनेशन में आपको फॉलो करनी है, जिससे कि हम इस होप में हैं कि आप सभी अच्छी मार्क्स गेन कर पाएंगे। हालांकि आपकी पढ़ाई टॉप है, आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से, सारा सिलेबस आपने कवर पहले ही कर लिया होगा, और अब तो ये वो जो टाइम है इसमें आप नॉर्मली जो भी चीज़ें हम देखते हैं, सुनते हैं, जो भी चीज़ें हमारे सामने आ रही है जिसको हमें फॉलो करना है, क्या तो करें क्या ना करें, यही है आज का सेशन। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके अंदर जो सीबीएसई एग्जामिनेशन है, बेसिकली अभी बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स के एग्ज़ाम लगभग ख़त्म हो गए हैं, बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स हैं जो अभी एग्ज़ाम जिनके चल रहे हैं, लेकिन हाँ, हमारा मेन अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो जो सीबीएसई का एग्जामिनेशन है वो अब शुरू होने वाला है। तो कैसे हम अचीव कर सकते हैं हमारे हाईएस्ट ग्रेड्स, कैसे हम अचीव कर सकते हैं हमारा बेस्ट, उसी से रिलेटेड है हमारा आज का सेशन, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड, जो कि सीबीएसई टर्म टू एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, उसके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है, तो ये सेशन है। हम इस सेशन में आपको थोड़ा सा कोशिश करेंगे मोटिवेट कर सकें। हालांकि कोई भी किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता, केवल आप खुद ही हैं अपने लिए एक बड़ा मोटिवेशन, आप खुद को ही मोटिवेट कर सकते हैं। बट हाँ, हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू वी आर ट्राइंग कि हम आपके थोड़ा सा आपकी हेल्प कर सकें एग्जामिनेशन में हमें कैसे परफॉर्म करना है, उतरना कैसे है। सो एक एक करके कुछ टिप्स हैं। सबसे पहले हमारी टिप है टाइम मैनेजमेंट। मैंने यहाँ स्टार मार्क किया है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। देखो, आपने पूरे साल स्टडी करी, अब होता क्या है पूरे साल स्टडी करने के बाद में कि कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि पूरे साल हम पढ़ते रहते हैं, एक बार तो लगता है हाँ हमें आ गया, लेकिन एग्जाम में जैसे ही हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं हमारे दिमाग से सारी चीज़ें वाइप आउट हो जाती है। ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ में होता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या क्या प्रेशर होता है, लोगों ने क्या कहा होता है, आपके ऊपर एक सोसाइटी का भी प्रेशर होता है, पेरेंट्स का भी प्रेशर होता है, स्कूल का भी प्रेशर होता है, वो सारी चीज़ें। उस प्रेशर को दूर करने के लिए सबसे सटीक तरीका है टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने स्कूल लाइफ के अंदर ही जब आप पढ़ रहे थे, जब आपका सब्जेक्ट या कोर्स चल रहा था, अगर उसी दौरान आपने पढ़ा होता, सारी चीज़ें आपने सटीक तरीके से की होती, तो अभी फिर लास्ट मोमेंट पे हमें ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट अगर अभी भी आपके साथ में आपको लगता है कि फ्यू सब्जेक्ट्स आर रिमेन एंड कुछ पे मेरे को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ये तो मेरा स्ट्रांग हो गया है, ये मेरा अभी भी पुअर है, तो उसके लिए अभी भी टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है। अभी हम क्या करेंगे, एग्ज़ाम के ठीक एक दिन पहले या फिर एग्ज़ाम जैसे स्टार्ट होने वाला होगा तो हम एक ही सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे होंगे। अगर उसके बीच में गैप आया एक अच्छा खासा, तो हम पूरा का पूरा फोकस करेंगे एक ही सब्जेक्ट के ऊपर। इसमें क्या होता है, हमारा दिमाग इस तरह से सिस्टमैटिकली उस चीज़ को जज करने लग जाता है कि आप पूरे तरीके से फोकस करते हो उन्हीं सब्जेक्ट्स पे। पैरेलल पढ़ा हुआ कंसेप्ट फिर आपको रिवाइज करना पड़ जाएगा दूसरे सब्जेक्ट्स का। तो टाइम मैनेजमेंट ये कहता है कि आपने जो भी पढ़ा है, हालांकि ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि एग्जाम का एक दिन पहले आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने पूरे आपके मंथ, एग्जामिनेशन मंथ को आपने इस तरह से डिवाइड किया है कि ये वाला सब्जेक्ट मेरे लिए टफ है, ये वाला मेरे लिए बहुत आसान है, तो आप जो सब्जेक्ट आपके लिए आसान है या जिसमें आपकी तैयारी अच्छी है, उसके अंदर उनकी छुट्टियों के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम आपको निकालना पड़ेगा उन एग्ज़ाम्स के लिए,
उन पेपर्स के लिए, उन सब्जेक्ट्स के लिए जो थोड़ा सा आपका वीक चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा फोकस करेगा। तो मैं आपको ये एक तरीके से एडवाइस करूँगा, एक प्लानर बनाओ छोटा सा, उसके अंदर आपके सारे सब्जेक्ट, जो भी गैप, जितना गैप आया है, कैसे आप उसको कवर अप कर सकते हैं आपके सिलेबस को, वो थोड़ा देखें। या जैसे भी आप टाइम मैनेज कर पा रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए, वो थोड़ा फोकस करें। इसमें एक सब्जेक्ट पे आपने फोकस किया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो जैसे मैंने आपको बता दिया, टाइम मैनेजमेंट, दैट इज़ रियली मस्ट, ओके। सो टाइम मैनेजमेंट के बाद है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स। ये फोकस करना है आपको लास्ट मोमेंट पे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अच्छे से समझ लेना। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कि अभी क्या होता है, लास्ट मोमेंट पे जाकर के बच्चा देखता है कि मैं कोई रेफरेंस बुक ले लूँ या फिर मैं नोट्स जो दिए हुए हैं उसको पढ़ लूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें जो मेरे पास में हैं, ये एक अलग पब्लिकेशन है जिसने बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैं उनको देख लूँ। नहीं करना कुछ भी। लास्ट मोमेंट पे आपको केवल एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को ही फोकस करना है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस है। क्यों एडवाइस है बेटा? देखो, आपने जो भी सप्लीमेंट्री बुक्स ली हैं या जो भी आपने एक्स्ट्रा मटेरियल लिया है, उन सबको आपने पढ़ा है, अच्छी बात है। जो भी रेफरेंस बुक्स हैं, सब कुछ आपने देखा, अच्छी बात है। बट लास्ट मोमेंट पे जब आप रिवीजन करने बैठते हैं तो आपको रिवीजन करना चाहिए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। ओवरऑल इतना मान के चलना, जो पेपर बनता है वो इसके बाहर कभी नहीं जाता, ठीक है। एडिशनल ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपसे कुछ पूछ लिया और वो एक ही रेफरेंस बुक में है और वहीं से सब कुछ आना था, नहीं होगा ऐसा। ये मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है आप सभी के लिए कि फॉलो द एनसीईआरटी बुक्स ओनली। ये तब है जब आप लास्ट मोमेंट की बात कर रहे हैं। पूरे साल आपने क्या किया उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, लास्ट मोमेंट पे तो आपको इसको ही फोकस करना पड़ेगा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, आपका जो भी सिलेबस है, टर्म 2 का सिलेबस हालांकि ऑलरेडी बहुत छोटा है, बट फिर भी आपका जो भी सिलेबस है आप उसको डिवाइड करें, ठीक है। कैसे डिवाइड करेंगे? आपने, अगर आपकी कोई हॉलीडे आ रही है, बीच में प्रेपरेशन लीव्स आ रही हैं, सो उसके अंदर आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को डिवाइड करना है। लाइक आपको लास्ट का जो दिन होगा उसमें आपको पूरा सिलेबस कवर अप करना होगा। पूरा का पूरा सिलेबस आप एक बार वापस से रिपीट करेंगे, बट उसके पहले जो छुट्टियां आ रही है उसमें आपने कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना है। क्योंकि जैसे एसएसटी की बात करें हम या फिर फिजिक्स की बात करें, तो जो भी आपके चैप्टर्स हैं या कोई भी आपने ऐसा टॉपिक उठा लिया जो आपका बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं है, अच्छा नहीं है, उस पर टाइम ज़्यादा लगेगा, तो पहले उस पर टाइम ज़्यादा नहीं लगाना। मतलब मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई टफ टॉपिक है तो उसको आपने ज़्यादा फोकस कर लिया, उस पर 1-2 दिन आपने निकाल दिए, तो आपका रेस्ट जो बचा हुआ सब्जेक्ट है वो वीक हो जाएगा, या जो भी चैप्टर्स हैं वो वीक हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सिलेबस ऐसे डिवाइड करना है कि जो टफ आपका टॉपिक है, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, जो पूरे साल ही समझ में नहीं है, लास्ट के दिन में क्या समझ में आएगा, नहीं आएगा ना। सो उसके लिए आप थोड़ा सा मैनेज करें। यही टाइम मैनेजमेंट और यही डिवीजन ऑफ सिलेबस है कि आपने जो टफ है उसको एक बार साइड में रख दो, जो आपको अच्छे से आता है उसको पहले प्रिपेयर करो। अगर टाइम बचता है तो जाकर के आप फिर उस सब्जेक्ट के साथ में डील करो, अगर, या उस टॉपिक के साथ में डील करो जो आपको टफ लग रहा था, जो पूरे साल आपको नहीं आया। तो वैसे तो मैं यही कहूंगा कि इंस्टेड डूइंग दैट टॉपिक, ट्राई टू अचीव ऑल द रेस्ट मार्क्स जो भी बचे हुए हैं उस टॉपिक के अलावा, उस पर ज़्यादा फोकस करें तो अच्छा होता है। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जो भी सीबीएसई ने बताया है आपको कि ये हमारे पास में, जैसे आपको ध्यान हो, अगर जो टर्म 1 का जितने भी बच्चों ने जो एमसीक्यूज वाला पैटर्न था उसको अगर फॉलो किया था, तो कुछ बच्चे तो कंफ्यूज हुए थे कि ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ गया, इसमें से क्या होगा। तो देखो कितना सिंपल होता, किताब के अंदर जितने भी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन थे उसको हम सॉल्व कर लेते, उससे इर्द गिर्द ही सारे क्वेश्चन थे। तो अगर आपने एग्जाम पैटर्न को फॉलो किया होता है ना, अगर बोर्ड ने जो पैटर्न आपको बताया, अगर आपने उस पर फोकस किया है, तो आपके नंबर कभी नहीं घटते, आप हमेशा नंबर अचीव करते हो, हाईएस्ट जो भी होते हैं। तो जो भी एग्जाम का पैटर्न सीबीएसई ने आपको बताया है उसको फॉलो करो। सबसे अच्छा होता है कि आपने कभी भी, आप ऐसे नहीं ये क्वेश्चन भी आ सकता है उसमें तो ऐसे बोला था, नहीं, आपको फोकस करना है सीबीएसई ने आपको क्या बताया कि वो क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे। अब टर्म 2 का है, आपको सब्जेक्टिव लिखना है, सब्जेक्टिव लिखना है तो कितना लिखना है, ठीक है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो एग्जाम पैटर्न आप अगर फॉलो कर रहे हैं, जो एग्जामिनर ने आपको बोला है 2 मार्क्स के इतने होंगे, 3 मार्क्स के इतने होंगे, इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन आएगा, इतने मार्क्स का आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आना है, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आना है। जैसे नेशनलिज्म इन इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, तो नेशनलिज्म इन इंडिया एक चैप्टर आ रहा है सीबीएसई के अंदर, टर्म 10th क्लास के टर्म 2 के अंदर ना, हिस्ट्री का पोर्शन है। अब सोचो तुम, उस पे से बड़ा क्वेश्चन आएगा, ये बात तय है।
अब अगर आप उसके छोटे क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं या शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, लॉन्ग आपने देखे ही नहीं, तो आपका नंबर कट गया वहाँ पे। तो कोशिश यही रखें कि जो भी पैटर्न है, जो भी आपके डिवीजन हुआ है सिलेबस का, वो आप अच्छे से फॉलो कर लें, तो हमारा मैक्सिमम जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट्स आई कैन से। अगर आपके पास में सैंपल पेपर हैं, तो देखो अभी यहां पर एक प्रॉब्लम आती है, और वो प्रॉब्लम है टाइम के साथ में, या फिर जैसे मैंने ऊपर बताया टाइम मैनेजमेंट, इसके बाद में मैंने आपको बताया सिलेबस का डिवीजन करना। जब आप प्रैक्टिस करने बैठते हो ना, तो पेपर जब सामने आया तब हमारे पास में ज़्यादा टाइम बचता नहीं है, क्वेश्चन कर रहे होते हैं। और एसएसटी जैसे सब्जेक्टिव पेपर में या कोई दूसरा पेपर है जिसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आ गए, उसको सॉल्व करने में हम रह गए और लास्ट में हमारा सब्जेक्ट छूट गया, है ना, क्वेश्चन पेपर छूट गया। तो वो तब तक होता रहेगा जब तक आप सैंपल पेपर सॉल्व नहीं करेंगे। बोर्ड ने जो दिया है सैंपल पेपर, वो तो मस्ट है सॉल्व करना। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो भी बोर्ड सैंपल पेपर देता है, उस सैंपल पेपर में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है, उसमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये वाली चीज तो याद रखना कि सैंपल पेपर तो अपने को सॉल्व करना ही है। अगर आपको एक्स्ट्रा सैंपल पेपर भी मिल रहे हैं कहीं से, तो उसको भी आप सॉल्व करें प्लीज। ये बहुत बहुत जरूरी चीज है कि सैंपल पेपर हम सॉल्व करें। पहली चीज, बोर्ड वाला तो करना ही करना है जो बोर्ड ने हमें दिया है। दूसरा, जो हमारे पास से एडिशनल कहीं से मिल सकते हैं, तो ठीक है। एंड उसमें आपको फोकस ये करना है कि आप कितनी देर में उसको कंप्लीट कर पा रहे हैं। जो भी टाइम लिमिट हमें दी है, उससे कम से कम आपका हाफ एन आवर पहले आप कोशिश करें कि कंप्लीट हो जाए। 15 मिनट्स में हमें रिवाइज करना है। 15 मिनट्स फिर भी कई बार हमें हमारे हाथ में रखने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के साथ ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि हो सकता है जो सैंपल पेपर आप सॉल्व कर रहे हो वो क्वेश्चन आपको आते हो पहले से, बट जो बोर्ड में आ गया उसमें थोड़ा हमें दिमाग लगाना पड़े। तो 15 मिनट हमेशा बैकअप में रहने हमारे पास चाहिए। इसके बाद में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे सामने जो आता है कि जब पेपर आता है तो हम पैनिक हो जाते हैं। पैनिक होने के कारण हम बहुत सारी ह्यूमन मिस्टेक्स कर रहे हैं, ह्यूमन एरर करते हैं। जैसे कई बच्चे रोल नंबर लिखते टाइम आ जाता है, एरर कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ डिटेल्स भरनी होती है। देखो बहुत ही सिंपल सा है, मैंने कहा कि नेशनलिज्म इन इंडिया में से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, अब दोनों में बहुत अंतर हो गया ना, एक खिलाफत वर्ड इसमें ऐड हो गया। तो यहां पर क्या होता है, सिचुएशन पूरी अलग हो जाएगी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। अब इसमें बच्चा आंसर दे जाएगा किसका, अगर उसको ध्यान थोड़ा सा नहीं है तो वो एरर हो जाती है, ह्यूमन एरर। क्वेश्चन पढ़ने में हमारी मिस्टेक हो गई, वो पूछना कुछ और चाह रहा था, हमने बता कुछ और दिया। तो ये छोटी छोटी ह्यूमन एरर्स हैं। इन एरर्स को तभी दूर कर सकते हो जब आप अच्छे से फोकस्ड हैं। फोकस्ड कैसे, आपने जो कुछ भी पढ़ा है या जो भी आपने एरर हो सकती है उसको अगर आपने पहले डील कर लिया, ये तो तय है कि आप ह्यूमन है, मिस्टेक हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, हमसे भी हो सकती है। सो फॉर दैट हमें फोकस करना चाहिए, ह्यूमन एरर पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो मिस्टेक्स हमसे प्रॉबेबली हो सकती है वो चीज़ रिपीट ना हो, उसके लिए अच्छा है कि या तो डेस्क वर्क्स हैं बहुत सारी, सैम्पल पेपर्स हैं, मॉड्यूल्स हैं बहुत सारे, तो उनको सॉल्व करो जितना ज़्यादा हो सकता है एग्जाम के पहले। एटलीस्ट कम से कम 2 या 3 तो आपको सॉल्व करने चाहिए, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हम कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हमारे सामने आ सकती है। जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा स्पेशली लिखने वाले क्वेश्चन जो सब्जेक्ट होते हैं, लाइक आपके एसएसटी जैसा सब्जेक्ट है, तो उसमें ये बड़ा प्रॉब्लम करता है वर्ड लिमिट। एक टॉपिक मेरे को आया और उस टॉपिक के बिहाफ पे मैंने इतना लिख दिया कि दूसरे टॉपिक के लिए मेरे पास टाइम कम हो गया। तो वर्ड लिमिट अगर आपने फोकस नहीं करी ना, तो आपके क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन छूटेंगे लास्ट वाले, ये डैम श्योर बात है। तो वर्ड लिमिट हमेशा फोकस्ड रखें। अगर वर्ड लिमिट आपने सही तरीके से सारी चीज़ें आप कर रहे हैं तो आपका पेपर विद इन द टाइम हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड ने पेपर बनाया है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं ना मेरा पेपर छूट गया, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनकी। क्यों? क्योंकि बोर्ड जब डिसाइड करता है ना, पेपर का पैटर्न सेट करता है, वर्ड लिमिट देता है, तो सारी चीज़ें सोच समझ के देता है कि स्टूडेंट के लिए सफिशिएंट टाइम हो। कहाँ प्रॉब्लम हो जाती है? प्रॉब्लम हो जाती है या तो बच्चा उस टाइम पर फोकस ही नहीं कर रहा होता, या जहाँ पर उसने फोकस किया वो ज़्यादा ही फोकस कर लिया कि सारा टाइम ही उसमें लगा दिया और दूसरे क्वेश्चन के लिए टाइम बचा ही नहीं। वो प्रॉब्लम है। वर्ड लिमिट हमेशा आप फोकस रखना, जितना उन्होंने कहा है, जितने वर्ड्स में उन्होंने कहा है, उतनी चीज़ों को आपको फोकस करना है, उतनी चीज़ों में आपको उतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, अदरवाइज तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। नेक्स्ट, आपको पुराने वाले क्वेश्चंस देखने हैं। पुराने कौन से? बोर्ड के अंदर प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए क्वेश्चंस को आपको देखना है। अगर आप बोर्ड के पुराने क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बोर्ड ने किस क्वेश्चन को ज़्यादा रिपीट किया है। तो बोर्ड का हमेशा से एक दिमाग में एक फितूर रहता है
या फिर मैं ये कह सकता हूँ फितूर वर्ड तो उसके लिए सही नहीं होगा, दिमाग में बोर्ड ये सोच के रखता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार स्टूडेंट से पूछो, या ये क्वेश्चन टफ है, इसको बार बार स्टूडेंट से पूछो, यहाँ पर बच्चा ज़्यादा गलती करता है। तो जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं उस पर हमें फोकस करना चाहिए। इसका मतलब है आपको पुराने बोर्ड के पेपर्स देखने होंगे, बोर्ड के पुराने पेपर्स आप देखेंगे अगर, तो उसमें जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं वो ज़रूर पढ़ के जाइएगा, स्पेशली ऐसे सब्जेक्ट्स में जैसे मैथ हो गया, या फिर आपके साइंस में फिजिक्स हो गया कई बार, या फिर अपने एसएसटी के अंदर किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर का, जैसे बार बार मैं फोकस कर रहा हूँ नेशनलिज्म इन इंडिया, यहाँ पे क्या हिस्ट्री का है ना, तो थोड़ा सा आप लोग उससे घबराते ज़्यादा हो और लेंदी भी है वो, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, आपको क्वेश्चन जो बार बार पूछे गए हैं उस पर फोकस करना चाहिए। उससे होता क्या है, कई बार प्रोबेबिलिटी ऐसी होती है कि वो क्वेश्चन फिर से आ जाता है हमारे सामने, तो जब वो फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है तो इसका मतलब है अभी भी प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ी है। स्पीड एंड क्वालिटी, वर्ड लिमिट हमने ध्यान दे दिया भाई, चलो ठीक है, बट आराम से वर्ड लिमिट हम आराम से कर रहे हैं। आपने पूरे क्वेश्चन पेपर को डिवाइड नहीं किया, जब तक आपने डिवाइड नहीं किया इसका मतलब है आपकी पहले तो स्पीड वो मैटर करेगी कि आप आराम से कर रहे हैं तो क्वेश्चन पेपर आपका छूटेगा, या फिर आपने स्पीड मेंटेन की है लेकिन आपकी हैंडराइटिंग खराब हो गई है। तो जब ये चीजें होंगी तो आपके मार्क्स कटना तय है। देखो अगर मैं टारगेट लेके चल रहा हूं कि हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट 95, कम से कम 95% हम लेकर आएंगे 100 में से, तो तुम्हें मतलब जो भी अपना 100% अगर है उसमें है 95 से ज्यादा हम लेकर आए, तो कैसे हम लेकर आ सकते हैं। ऑफकोर्स टर्म 2 वाला भी तो है आपके इसमें, टर्म 1 वाला आपने अचीव पहले ही कर लिया है। तो जो 90% हम 95% से ऊपर का हम सोच रहे हैं, तो इसका मतलब है पहले हमारी गलतियां ऑलरेडी टर्म 1 में हो चुकी है। हाँ, ये और चीज मुझे याद आ रही है कि अगर आपके टर्म 1 के अंदर अच्छे नंबर नहीं है या कम नंबर वहां आए हैं, तो ये लास्ट मौका होगा बेटा, हालांकि बोर्ड इस चीज को डिसाइड कर रहा है अभी, या जैसे भी वो डिसाइड करे कि आप कैसे टर्म 1 के मार्क्स, अब जो आपसे गलतियां हुई, हालांकि बहुत सारे बच्चे थे जिनके 35 से ऊपर थे, कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने 40 आउट ऑफ 40 अचीव किया, तो वही चीज़ यहाँ पर है। अब आपको अगर 95% लाना है तो जो टर्म 1 में आपके मार्क्स कटे हैं उसको यहाँ पर रिकवर करना है। हालांकि पूरे में से पूरे अगर लेकर आ जाते हो तो शायद जो आपकी प्रॉब्लम हुई है वो आप कवर अप कर सकते हो। सो जो स्पीड है, जो क्वालिटी है, स्पीड मेंटेन रहनी चाहिए। आपने जितने भी सेक्शंस हैं उन सभी सेक्शंस को फोकस करना है। इसके बाद में जैसे इमेजिन कीजिए अभी सेक्शन आपका ए है, ए सेक्शन में जितने नंबर के आ रहे हैं उसको हमारे टोटल टाइम लिमिट से मैच करते हुए हमें एक फिक्स टाइम निकालना पड़ेगा कि इस सेक्शन को इससे ज़्यादा टाइम हमें नहीं देना है। कोई क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो उसको छोड़ना है, ठीक है। हाँ, ये भी याद रखना है कि जब आप लिख रहे हैं तो ठीक है, दोनों तरफ आपको थोड़ा गैप देना होता है, राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। इंग्लिश के अंदर लिख रहे हैं तो लेटर को पहले आपकी फर्स्ट पे न्यू पेज से लिखना है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें स्कूल में भी हर कोई आपको बताता है, लेकिन क्वालिटी व्हाट यू आर राइटिंग, आप लिख क्या रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि सर एसएसटी में तो लिख देते हैं मन से, ऊपर वाला सही होना चाहिए, नीचे वाला सही होना चाहिए, बीच में आप लिख दो इधर उधर का कुछ भी। ऐसा नहीं है। मैंने कहा आपने अगर सही लिखा है, वर्ड लिमिट में लिखा है तो, और अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप इधर उधर का कुछ मत लिखें। अगर आपको आ रहा है, नहीं आता है, तो याद रखें आप उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कुछ भी फैक्ट आपको पता है या उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ याद आ जाए, आपको कोई इवेंट याद आ जाए, तो उस इवेंट को लिख दो। डेट में अगर आपको ईयर में कंफ्यूजन है तो आप केवल मंथ और डेट लिख दो। अगर आपको ईयर में, ईयर तो कंफर्म है बट डेट कंफर्म नहीं है, मंथ कंफर्म नहीं है, तो आप ईयर लिख दो। गलत नहीं लिखना है अपने को। और एक और चीज़ याद रखें, आप कोई भी चीज़ इधर उधर की नहीं लिखनी है। आप जितनी सिंपल लैंग्वेज यूज़ करेंगे उतना जल्दी अंडरस्टैंड करेगा जो एग्जामिनर है वो। तो ऐसे में अच्छा होता है कि हमारी क्वालिटी अच्छी हो, हमारी स्पीड एक्यूरेट हो। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम के लिए, कि आपका ये जो एक आप टेंशन लिए चल रहे हो ना अपने साथ में कि क्या होगा आगे, कैसा पेपर आएगा, टर्म 2 में हम लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे, हमारे कैसा हैंडराइटिंग कैसी होगी, टाइम बचेगा नहीं बचेगा, आपको ऐसा कुछ नहीं सोचना है। बहुत टाइम दिया है बोर्ड ने आपको, आपके लिए एक तरीके से हर एक चीज़ उसने सॉल्व कर दी है, सारा पैटर्न आपको दिया हुआ है, टाइम लिमिटेशन आपको बता दी है, वर्ड लिमिटेशन आपको बता दी है। इसके अलावा हर चीज़ जो बोर्ड में हो सकती है, सैम्पल पेपर आपको दे दिया है। तो मेरे हिसाब से तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेंटली अगर आप स्ट्रांग चल रहे हैं तो आपने जो कुछ भी याद किया है वो पक्का पक्का आप अच्छा करके आएंगे। बट अगर मेंटली आप स्टेबल नहीं हैं, आप पैनिक कर रहे हैं, तो जो कुछ भी याद है ना आपको, वो सब भी गलत हो जाएगा। तो मैं तो पर्सनली आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर कहीं आपको प्रॉब्लम है
तो उस चीज़ को आप पैनिक ना करें। हाँ, उस चीज़ को आप छोड़ सकते हैं, जैसे कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक है उसको आपने छोड़ दिया सिर्फ इस चीज़ के लिए कि आप मतलब बजाय इसके तो अच्छा होगा कि आप उस चीज़ को छोड़ दें कि उसके कारण से पूरा पेपर खराब हो जाए एक टॉपिक के कारण से। तो डिफ़िकल्ट टॉपिक को ज़्यादा दिमाग में डालो मत और शांत रहो, आराम से पेपर करना है और बहुत अच्छे से आप पेपर कर पाएंगे अगर आपने इन चीज़ों को फोकस कर लिया और फॉलो कर लिया। तो मैं फिर आपको कह रहा हूँ 95% कोई ज़्यादा टफ नहीं है अगर आपने सारी चीज़ें प्लानिंग के थ्रू की है। प्लानिंग देखो होता क्या है, अगर आप स्कूल जा रहे हैं ना और स्कूल जाते दौरान आपने अपना बैग भी जमाया है तो एक तरीके से मैनेजमेंट है, ये प्लानिंग है कि आपने कॉपीज़ कहाँ रखी है, वाटर बॉटल कहाँ, टिफ़िन कहाँ है आपका, आपका बुक्स कहाँ है, आपका ज्योमेट्री बॉक्स कहाँ है, आपका जो भी गैजेट्स, जो भी इक्विपमेंट्स या जो भी आपको मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है स्कूल में, वो आपने कैसे मैनेज किया है, कितने बजे उठना है, टाइमिंग मुझे यहाँ है, मुझे बस के लिए यहाँ जाना है। तो वहाँ पर भी आप प्लानिंग यूज़ कर रहे हो, यहाँ पर भी प्लानिंग यूज़ करोगे, काम बिल्कुल परफेक्ट होगा, बिलीव करिएगा। क्योंकि जितना आपने अचीव करना है, जो भी कुछ अचीव आपको करना है, वो सब चीज़ आपके पास में है। आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आप में क्रेडिबिलिटी है, आप में स्ट्रेंथ है, फोकसिंग पावर है, आपके अंदर नॉलेज है। जब पूरी चीज़ें आपने पूरे साल में अच्छे से पढ़ी हैं तो मेरे हिसाब से तो कहीं तकलीफ तुम्हें आनी नहीं चाहिए। आनी चाहिए क्या भाई? क्या इनको तकलीफ आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए, मना कर रहे हैं इनको भी नहीं, मतलब बोल रहे हैं, देखो ये लोग जान रहे हैं, देखो फ्लावर भी जान रहा है, फ्लावर भी बोल रहे हैं इनको तकलीफ आनी चाहिए क्या, मना कर रहा है। तो जब तुम्हें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है, जब तुम्हें सब कुछ आता है, केवल एक कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी है, तो लास्ट मिनट में जो हमने चीज़ आपको सजेस्ट की है वो चीज़ें आप अगर फॉलो कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से आप सारी चीज़ें अच्छे से अचीव कर पाएंगे और आप अपना बेस्ट दे करके हाईएस्ट मार्क्स जो गेन करने हैं वो भी कर पाएंगे। तो हमारी तरफ से बेस्ट विशेज़, आप बहुत तरक्की करें, आप बहुत अच्छा करें अपनी लाइफ में, आप टर्म 2 क्रैक कर दें, आपका जो रिजल्ट आए वो इतना सुपर्ब आए कि हमें ये कहते हुए प्राउड फील हो कि आपने अपना बेस्ट दे करके वो अचीव किया जो शायद कुछ बच्चे चिटिंग करके अचीव कर लेते, लेकिन उससे दैट वाज जस्ट नेक्स्ट लेवल के आपने अपनी मेहनत से वो चीज़ें अचीव करी। और ऐसे कोरोना टाइम पीरियड में जिसमें सब लोगों ने स्ट्रगल किया है, आपने भी बहुत बड़ा स्ट्रगल किया है, तो उसके बाद में भी यू हैव गिवन योर बेस्ट, आपने अपना बेस्ट दिया। एंड हमें प्राउड फील हो, आपके पेरेंट्स को प्राउड फील हो, आपके टीचर्स को, स्कूल टीचर्स को प्राउड फील हो। तो इन्हीं बेस्ट विशेज़ के साथ टीम कंपटीशन की तरफ से वंस अगेन मैनी थैंक्स, मैनी बेस्ट विशेज़ फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।